देखिए, आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर आरंभ कर रहे हैं और वो चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म से संबंधित चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। इस चैप्टर में हम पहले ये देखेंगे कि पार्टनरशिप के बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है ये पार्टनर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस तरह से होता है। अब उससे पहले मैं ये बता दूं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या चीज़ है। देखिए, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जॉइंटली कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स यदि कोई बिजनेस जॉइंटली कर रहे हैं, कोई बिजनेस मिलकर कर रहे हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बिजनेस जो है ये पार्टनरशिप में किया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस को आरंभ करने से पहले जो जो पार्टनर्स इस बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं उनका आपस में एक एग्रीमेंट होता है। मतलब वो बिजनेस से संबंधित कुछ टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित करते हैं और एक टर्म्स एंड कंडीशन यदि सभी पार्टनर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित किए गए हैं उससे सभी पार्टनर से यदि सहमत हैं, सब पार्टनर एग्री हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है और ये एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप बिजनेस का आधार है। पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआती एग्रीमेंट से होती है, इसे कहा जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या तय किया जाता है। तो एग्रीमेंट करते समय यह तय किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म को हर साल जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सारे पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे उससे, या ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स को प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर मिले, कुछ पार्टनर को कम मिले। कहीं ये आवश्यक नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट सारे पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये तो एग्रीमेंट करते समय तय किया जाता है। हो सकता है कुछ पार्टनर्स को प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर मिले, उसको कम मिले, और ये भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स उसको इक्वली शेयर करना चाहें। तो एग्रीमेंट करते समय ये तय किया जाएगा कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, उसे कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी एग्रीमेंट करते समय तय किया जाता है। और यदि एग्रीमेंट करते समय किसी तरह का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय नहीं किया गया है, आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे उसमें यदि पार्टनर्स का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है तो फिर ऐसा माना जाता है कि पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, सारे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एग्रीमेंट में और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, अब यहाँ पे हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में अपनी तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। जितने पार्टनर शामिल होना चाहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में अपनी अपनी तरफ से कैपिटल लगाते हैं। अब ये जो जॉइंटली जो बिजनेस कर रहे हैं सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप में, उसे फर्म, उस बिजनेस को फर्म कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि सारे पार्टनर्स एक फर्म के बिजनेस में अपनी तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, सब लोग अपनी अपनी तरफ से कैपिटल लगाते हैं। तो कभी कभी एग्रीमेंट करते समय पार्टनर्स ये भी मांग करते हैं कि हम जो कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में वो हमारा अकेले का बिजनेस नहीं है। हर पार्टनर यही सोचता है कि मैं जिस बिजनेस में कैपिटल लगा रहा हूँ मेरा अकेले का नहीं है, वो कई लोगों का है, ठीक है, वो एक जॉइंट बिजनेस है। तो मैं जो कैपिटल बिजनेस में लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा अकेले का बिजनेस नहीं है, मैं एक ऐसे बिजनेस में कैपिटल लगा रहा हूँ जो कई लोगों का एक जॉइंट बिजनेस है, तो मुझे अपने कैपिटल पे फर्म की तरफ से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब यदि इस तरह के मांग पार्टनर्स करते हैं कि हम जितना कैपिटल फर्म के बिजनेस में लगा रहे हैं उस पर प्रतिवर्ष हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और सारे पार्टनर्स यदि इसको एग्री कर लेते हैं तो
फिर हर पार्टनर को फर्म की तरफ से उनके कैपिटल पर प्रति वर्ष एक निर्धारित रेट से, एक तय रेट से, फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी दिया जाता है, जैसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी केवल तभी दिया जाता है जब फर्म को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो, उसी वर्ष दिया जाएगा जिस वर्ष फर्म को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो। यदि फर्म को लॉस होता है बिजनेस में तो फिर पार्टनर्स को किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाता, बशर्ते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में कोई कॉन्ट्रेरी प्रोविजन ना हो एग्रीमेंट। कॉन्ट्रेरी प्रोविजन से तात्पर्य यह है कि एग्रीमेंट करते समय पार्टनर ने ऐसे कोई प्रोविजन तय ना की हो कि भाई यदि फर्म को लॉस भी हुआ है तो हमें हमारे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यदि इस तरह की कोई प्रोविजन है तो फिर लॉस की स्थिति में भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे फर्म की तरफ से इंटरेस्ट प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्सेप्शनल केस में होता है। अधिकांशतः ये माना जाता है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब बिजनेस को, फर्म को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होगा। जिस वर्ष प्रॉफिट हुआ होगा उसी वर्ष मिलेगा, और ये प्रॉफिट में से पे किया जाएगा, ये अलग से पे नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फर्म को जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसी का एक हिस्सा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पे कर दिया जाएगा। यदि फर्म को लॉस हुआ तो सामान्यतः कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा। कभी कभी यह भी होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होते हैं उनमें से कुछ पार्टनर्स हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर्स, जो केवल कैपिटल लगा रहे हैं फर्म के बिजनेस में और हर वर्ष प्रॉफिट में शेयर लेते हैं, लेकिन वो फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो एक्टिवली फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारा बिजनेस मैनेज करते हैं, बिजनेस संभालते हैं। तो जो पार्टनर बिजनेस संभाल रहे हैं, बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने लिए कुछ एडिशनल रिम्यूनरेशन की मांग करें। वो ये कहें कि भाई हमें, क्योंकि हम सारा बिजनेस संभाल रहे हैं, बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो हमें कुछ उसके बदले में सैलरी मिलना चाहिए, कुछ कमीशन मिलना चाहिए। और यदि सारे पार्टनर्स इस बात पे सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हाँ, जो पार्टनर्स बिजनेस संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनको फर्म की तरफ से कुछ सैलरी या कमीशन के रूप में कुछ एडिशनल रिम्यूनरेशन भी पे किया जाना चाहिए, तो फिर ऐसे एक्टिव पार्टनर्स को कुछ सैलरी या कमीशन के रूप में कुछ एडिशनल रिम्यूनरेशन भी पे किया जा सकता है। लेकिन वो भी तभी पे किया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हो। जिस वर्ष फर्म को प्रॉफिट होगा उसी वर्ष इस तरह का सैलरी या कमीशन या कोई रिम्यूनरेशन पार्टनर्स को पे किया जाएगा। यदि लॉस हो तो जिस वर्ष लॉस है उस वर्ष इस तरह का कोई रिम्यूनरेशन भी पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का जो रिम्यूनरेशन है सैलरी या कमीशन के रूप में, इट इज़ ऑल्सो पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म के प्रॉफिट में से ही पे किया जाता है, लॉस हो तो नहीं पे किया जाता। और इस तरह से फर्म को जो हर वर्ष प्रॉफिट होता है उसमें से सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के पश्चात, और यदि किसी पार्टनर को कुछ सैलरी या कमीशन पे करने का प्रोविजन है एग्रीमेंट में, तो उस तरह का सैलरी या कमीशन पे करने के पश्चात जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है, फर्म को बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट में से सभी पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किए जाने के बाद, और यदि कुछ पार्टनर्स को कोई सैलरी या कोई एडिशनल रिम्यूनरेशन पेएबल है तो वो पे करने के पश्चात जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, जिसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी फर्म पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और वो एग्रीमेंट में तय किए गए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये इस तरह से जो प्रॉफिट का अलग अलग रूप में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जैसे प्रॉफिट में से यदि एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की, तो प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
यदि एग्रीमेंट में किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन पे करने की प्रोविजन है तो प्रॉफिट में से जो सैलरी या कमीशन पार्टनर को पे किया जा रहा है और उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, इन सब को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के बंटवारे के अलग अलग रूप है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट का एक तरह से बंटवारा है। प्रॉफिट का ही फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका कुछ भाग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पे कर दिया जाता है, बशर्ते कि एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की प्रोविजन। कुछ भाग पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन के रूप में पे कर दिया जाता है यदि एग्रीमेंट में इस तरह की प्रोविजन, और बचा हुआ प्रॉफिट भी उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जो शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट, इन सब को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले यह किया जाता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट को सबसे पहले उसके बंटवारे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नामक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू उसका पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन यानी एप्रोप्रिएशन किया जाता है। फिर यदि एग्रीमेंट के अनुसार पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल है, सैलरी या कमीशन पेएबल है, तो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पे किए जाते हैं। और जो अंत में बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पे किया जाता है। तो इसके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है वो किस तरह से पे किया जाता है, और इस प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से यानी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती है, ये आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capitals as on 1st April 2019 were rupees 4 lakhs and rupees 3 lakhs respectively. As per their partnership deed, they are entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. And Y is also entitled for salary of rupees 5,000 per month. For the year ended 31st March 2020, their firm earned a net profit of rupees 1,20,000, pass necessary journal entries for appropriation of profit, and also prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. आपको ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है इस फर्म को, नेट प्रॉफिट, इसके एप्रोप्रिएशन से संबंधित जर्नल एंट्रीज भी करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। और यहाँ बताया गया है कि एक्स और वाई की जो फर्म है जिसमें एक्स और वाई पार्टनर है, इस फर्म के एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस तरह की प्रोविजन है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे एवरी ईयर 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, और वाई नामक एक जो पार्टनर है उससे 5,000 पर मंथ सैलरी भी दी जानी चाहिए। और 1 अप्रैल 19 को एक्स और वाई का कैपिटल 4 लाख और रुपीज 3 लाख है, ये भी यहाँ दिया हुआ है। अब आपको इस क्वेश्चन के जर्नल एंट्रीज और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसको अब हम यहाँ शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से संबंधित जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वो जो नेट प्रॉफिट वहां दिया गया है 1,20,000,
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, जिससे मैंने बताया कि इसके अप्रोप्रिएशन, इसके बंटवारे के लिए इससे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नामक अकाउंट में पहले ट्रांसफर करना पड़ता है और जर्नल एंट्रीज की शुरुआत यहीं से होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते समय कैसे एंट्री होगी, यहां से जर्नल एंट्रीज की शुरुआत होती है। तो मैं एंट्रीज शुरू कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जो 1,20,000 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री करना है। अब इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसके जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो एंट्री मैं यहां लिख। देखिए, किस तरह की एंट्री हुई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000 विद नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब सबसे पहला काम हमने ये कर लिया कि इस नेट प्रॉफिट का हमें एप्रोप्रिएशन करना है, जिसे पार्टनर्स के बीच में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस नेट प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के पश्चात अब यहाँ इनके एग्रीमेंट में दिया हुआ है कि सभी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे प्रति वर्ष 5% रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के नेट प्रॉफिट में से पे किया जाता है, अलग से नहीं पे किया जाता। देखिए, ये एक्चुअली फर्म अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करती है, ये फर्म की दृष्टि से तो एक्सपेंडिचर ही। फर्म की अकाउंटिंग एंटिटी और पार्टनर्स की अकाउंटिंग एंटिटी सेपरेट है। भले पार्टनर फर्म के ओनर है, लेकिन अगर आप एंटिटी कंसेप्ट की दृष्टि से देखेंगे तो फर्म मतलब उनका जो बिजनेस है, पार्टनर्स का जॉइंट बिजनेस, जिसको हम कह रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की एंटिटी अलग है और पार्टनर्स की एंटिटी अलग है। यदि फर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रही है तो फर्म की दृष्टि से एक्सपेंडिचर है, और हम फर्म की दृष्टि से अकाउंट तैयार कर रहे हैं। हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट तैयार कर रहे हैं, पार्टनर के पर्सनली उनके घर के अकाउंट नहीं तैयार कर रहे। ठीक है, हम तो उनके ज्वाइंट बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना रहे हैं। फर्म की दृष्टि से ये एक्सपेंडिचर, और फर्म के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऐसे तो एक्सपेंडिचर कई तरह के होते हैं, लेकिन अब जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उस संदर्भ में फर्म के एक्सपेंडिचर दो तरह से होते हैं। एक ऐसे एक्सपेंडिचर जो फर्म के प्रॉफिट या लॉस में निर्भर नहीं करते, वो ऐसे एक्सपेंडिचर है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कंपल्सरीली फर्म को पे करना ही पड़ते हैं।
और ऐसे एक्सपेंसेस को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर वो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस पे करना ही पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म का जो शॉप है या जो ऑफिस है, मान लीजिए किसी रेंटल बिल्डिंग में, तो उस बिल्डिंग का रेंट जो फर्म बिल्डिंग के ओनर को पे करती है वो एक्सपेंडिचर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, क्योंकि चाहे फर्म को बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस, रेंट तो पे करना ही होगा, तो उसे कहेंगे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। लेकिन अब ये ऐसे जो एक्सपेंसेस है, ऐसे एक्सपेंडिचर जैसे कि फर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करेगी, यदि एग्रीमेंट में लिखा है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर कैसा है, यह फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस पे निर्भर है। यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट में से ही पे किया जाएगा, लॉस होगा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को पे नहीं करेगी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये ऐसे एक्सपेंसेस है, ये सभी फर्म की दृष्टि से एक्सपेंसेस ही है, लेकिन ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इस पर निर्भर है। यदि फर्म को प्रॉफिट होता है तो ही एक्सपेंसेस पे करती है, और वो भी प्रॉफिट में से, इसलिए इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा। इन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये इस तरह के कंपलसरी एक्सपेंसेस नहीं है जो हर हालत में फर्म को पे करना ही पड़े। ये तो दो बातों पे निर्भर होते हैं। पहले तो ये कि फर्म के एग्रीमेंट में इनके लिए प्रोविजन हो तभी पे करना पड़ते हैं। फर्म के एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन पेएबल नहीं होता। और दूसरा ये है कि फर्म के एग्रीमेंट में प्रोविजन होने के बावजूद भी इस तरह के एक्सपेंसेस फर्म केवल तभी पे करती है जब फर्म को प्रॉफिट हुआ। यदि लॉस हुआ हो तो उस वर्ष इस तरह के कोई एक्सपेंसेस फर्म पे नहीं करती। ये प्रॉफिट जिस वर्ष होता है उसी वर्ष पे किए जाते हैं, वो भी प्रॉफिट में से पे किए जाते हैं, इसलिए इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की प्रोविजन है। मतलब एक सवाल, ये जो दो पार्टनर हैं यहाँ पे, इनका जो कैपिटल है फर्म के बिजनेस में लगा है उसके ऊपर एवरी ईयर फर्म की तरफ से इंटरेस्ट पे किया जाए और प्रॉफिट में से पे किया जाए। तो प्रॉफिट तो है 1,20,000 का, प्रॉफिट ना होता तो पे ना करते, लेकिन लिखा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, तो फिर ये दोनों पार्टनर को उनके कैपिटल पे पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इस 1,20,000 के प्रॉफिट में से पहले पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने जैसा बताया कि फर्म इन दोनों पार्टनर को जो इंटरेस्ट पे करेगी इनके कैपिटल, वो फर्म के दृष्टि से एक्सपेंडिचर है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए फर्म इस एक्सपेंडिचर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नामक अकाउंट में डेबिट करेगी। इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी, इस एक्सपेंडिचर को फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेगी। और दूसरी बात, एक्स और वाई को इंटरेस्ट का जितना अमाउंट पे करना है, फर्म ये कैश पेमेंट नहीं करेगी। फर्म इंटरेस्ट का अमाउंट एक्स और वाई के हाथों में नहीं रखेगी कि ले जाइए इसे घर ले जाइए। पार्टनरशिप बिजनेस में परंपरा ऐसी होती है कि जो कुछ भी इनकम फर्म की तरफ से पार्टनर को पे किया जाता है, चाहे उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट हो या किसी पार्टनर को सैलरी हो या कमीशन हो या प्रॉफिट में शेयर, ये सारी चीजें पार्टनर्स के हाथों में रख नहीं दी जाती कि भाई ये लीजिए, कैश पेमेंट नहीं किया जाता। ये सारे जो अमाउंट है जो पार्टनर्स को पे करना है, ये पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिए जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिए जाते हैं और इन्हें फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और पार्टनर्स यदि अपने घर के खर्च के लिए इसमें से कुछ अमाउंट निकालना चाहे तो पार्टनर ड्राइंग के रूप में अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं।
जैसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो अब यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म एक्स और वाई को पे करेंगे, वो उन्हें कैश पेमेंट नहीं करेगी, उनके कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। फिर एक्स और वाई बाद में चाहे तो अपने घर खर्च के लिए उसको निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उसको कहा जाएगा ड्राइंग। लेकिन पहले तो फर्म उसे उनके कैपिटल में ऐड कर देगी, और एक्स वाई चाहे तो उसे निकालें, जब चाहे तब निकालें, लेकिन हम तो उनके कैपिटल में ऐड करने वाले हैं। अब कैपिटल में ऐड करेंगे तो अब देखिए कैपिटल अकाउंट्स का रूल है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट्स भी एक कैटेगरी है अकाउंट्स की। और कैपिटल अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट का रूल है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल यदि इंक्रीज हो तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। अब यहाँ पे और एक्स और वाई को उनके कैपिटल पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट का अमाउंट उनके कैपिटल में ऐड करेगी। अब कैपिटल में ऐड करेंगे तो एक्स और वाई का कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल यदि इंक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं, रूल है। तो फिर इसका मतलब एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाए। तो अब दो चीजें तय हो गई, फर्म की दृष्टि से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए फर्म पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट से, और एक्स और वाई को दोनों को जितना इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट का अमाउंट इनके कैपिटल में ऐड किया जाएगा, जिससे इनका कैपिटल इंक्रीज होगा। और इंक्रीज इन कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, इसलिए एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में अलग अलग सेपरेटली उनको पेबल इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्स को कितना इंटरेस्ट दिया जाना है और वाई को कितना। एक्स का कैपिटल है 4 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो 4 लाख का 5% यानी एक्स को इंटरेस्ट मिलेगा 20,000, और वाई का कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख का 5% होता है 15,000, तो वाई को इंटरेस्ट मिलेगा 15,000। एक्स को 20,000, वाई को 15,000, कुल मिला के 35,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों पार्टनर को पे किया जाएगा, जो फर्म की दृष्टि से एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर हम डेबिट करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल 35,000, दोनों पार्टनर को कुल 35,000 का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेगा। और मैंने जैसा बताया है कि एक्स और वाई को जितना अमाउंट इंटरेस्ट का पे करना है वो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, अलग अलग सेपरेटली, क्योंकि सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेपरेट होते हैं। एक्स का कैपिटल अकाउंट सेपरेट, वाई का कैपिटल अकाउंट सेपरेट, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस है, एक से ज्यादा ओनर है इस बिजनेस में, तो सबके कैपिटल अकाउंट भी सेपरेट रहेंगे, सबका कैपिटल मिक्स एक ही कैपिटल अकाउंट में नहीं रखा जा सकता। तो एक्स को जितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो एक्स के कैपिटल अकाउंट में, वाई को जितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एक्स के कैपिटल अकाउंट को कितना क्रेडिट करेंगे, तो एक्स को कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है 20,000, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। वाई को कितना इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसके कैपिटल पे 15,000, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 15,000। तो देखिए ये एक्स और वाई को जो उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाने वाला है उसकी एंट्री होगी, वो किस तरह से हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 15,000। उसका नरेशन होगा बिग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। मैं शॉर्ट में नरेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखूंगा, आप में नरेशन में इसे आईओसी लिख सकते हैं, आईओसी, आई फॉर इंटरेस्ट, O for on and C for capital, being IOC
credited to capital accounts। देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। अब एक और एंट्री इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित करना। देखिए पार्टनर्स को प्रॉफिट में से जो जो चीजें पे करना है उनकी सामान्यतः दो एंट्री होती है। एक एंट्री को कहा जाता है इनिशियल एंट्री, दूसरी एंट्री को कहा जाता है क्लोजिंग एंट्री। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इनिशियल एंट्री थी। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री से क्या तात्पर्य है? देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है फर्म की बुक में 35,000 से, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट जो होते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, गेन के अकाउंट्स, इनको नॉमिनल नेचर अकाउंट्स कहा जाता है। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स को ईयर एंड में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो बैलेंस होता है वो बैलेंस हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट में उनको रहने नहीं देते, उनको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईयर पूरी तरह से क्लोज हो जाते हैं, उनका बैलेंस जीरो कर दिया जाता है। उनमें जो भी बैलेंस है वो फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में किए जाते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ये भी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। यदि इसको 35,000 से डेबिट किया गया है तो इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 35,000। इसे 35,000 से डेबिट किया गया है तो इट इज शोइंग इंटरेस्ट ऑन, इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 35,000। अब ये 35,000 का डेबिट बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। वो डेबिट बैलेंस भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से कहीं ना कहीं हमें ट्रांसफर करना होगा ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाए, उसका बैलेंस जीरो हो जाए। नॉमिनल नेचर के अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर पूरी तरह से क्लोज कर देगा। अब ये कहां ट्रांसफर होगा? तो देखिए ये 35,000 का जो इंटरेस्ट है वो फर्म का जो 1,20,000 का नेट प्रॉफिट है उसमें से ही पे किया जा रहा है। इट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मैंने पहले बताया। तो फिर इसे यहां से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइनली अकाउंट का ही एक फाइनल अकाउंट में आप जो अकाउंट्स तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें का ही एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये इस तरह का एक्सपेंडिचर है जिसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं, जो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं वो क्योंकि प्रॉफिट का बंटवारा है इसलिए उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये 35,000 अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से आपको क्लोजिंग एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब देखिए ये एक्सपेंडिचर है, ये किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो जहां भी जाएगा वहां डेबिट ही करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर डेबिट ही होता है। अब इसी यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहोगे तो वहां भी डेबिट ही करना पड़ेगा। अब ये पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेबिट कर देंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। दोनों जगह डेबिट नहीं हो सकता। ये एक ही अमाउंट, एक ही एक्सपेंडिचर दो अकाउंट में एक साथ डेबिट नहीं हो सकता। यदि अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट है और इसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है तो फिर इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से रिवर्स भी करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से रिवर्स करने का मतलब यह है कि पहले यदि आपने इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है तो फिर आप बाद में उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से रिवर्स करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर डेबिट कर देंगे। तो फिर क्लोजिंग एंट्री कैसी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फिर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब वो एंट्री भी मैं यहाँ आगे लिख दूंगा, आप पहले ये एंट्री देख लीजिए। ऐसे एंट्रीज हमेशा की तरह इस वीडियो में डिस्प्ले की जाएगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। वीडियो की शुरुआत पे स्क्रीन पे एंट्रीज डिस्प्ले की जाएगी। अब देखिए इस
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित है। देखिए मैंने बताया कि वो एंट्री कैसी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। चलिए मैं उसको यहां लिख देता हूं। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना 35,000। और इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग आईएससी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग आईएससी ट्रांसफर टू में शॉर्ट में लिखा है being IC transfer to P&L appropriation account, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब चलिए ये हो गए आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित दो एंट्रीज, पहले इनिशियल एंट्री फिर क्लोजिंग एंट्री। अब इनके एग्रीमेंट में कहा गया है कि वाई नामक जो पार्टनर है उसको एवरी मंथ 5,000 प्रॉफिट 5,000 सैलरी देना चाहिए। अब ये 5,000 इसका सैलरी का रेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर को हर महीने किसी एम्प्लॉय की तरफ 5,000 सैलरी देते रहे, क्योंकि पार्टनर को सैलरी भी देना है या नहीं देना है ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि साल भर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या नहीं। जिस साल बिजनेस में प्रॉफिट होगा उस साल प्रॉफिट में से सैलरी देंगे, प्रॉफिट हुआ तो सैलरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो फिर ये सैलरी तो पूरा एट द एंड ऑफ ईयर एक साथ ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल के आखिर में ही बनेगा, तभी पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं, और प्रॉफिट होगा तो ही वाई को सैलरी दिया जाएगा। तो 5,000 तो एक सैलरी का रेट 5,000 पर मंथ, पर हर महीने नहीं दिया जाएगा। पूरे साल का सैलरी एक साथ तभी देंगे जब साल के आखिर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ये सुनिश्चित कर दे कि प्रॉफिट हुआ है सफिशिएंट, तो सैलरी देंगे। अब यहाँ प्रॉफिट तो है 1,20,000 का प्रॉफिट है, सफिशिएंट है, उसमें से 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद में भी अभी काफी बचा है। आप वाई को सैलरी पे कर सकते हैं। वाई को कितना सैलरी देना है 5,000 पर मंथ देना है, तो पूरे साल का हो गया 5,000 इंटू 12 पर मंथ 5,000 रुपीज 5,000 इंटू 12 मंथ्स, 5,000 इंटू 12 60,000 का सैलरी पूरे साल का देना है। हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट बचा है। 1,20,000 से 35,000 पे करने के पश्चात हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, वाई को सैलरी पे किया जा सकता है। तो वाई को सैलरी पे करने से संबंधित एंट्री किस तरह। अब देखिए फर्म की पार्टनरशिप फर्म की दृष्टि से तो ये भी एक्सपेंडिचर, वाई को जो सैलरी पे करेंगे फर्म वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर। और हमने जैसा देखा नॉमिनल अमाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये वाई का सैलरी भी हमें वाई सैलरी अकाउंट में डेबिट करना होगा, ठीक है। वाई सैलरी अकाउंट डेबिट, देखिए यदि एक्स और वाई दोनों को सैलरी पेएबल होता है, अगर उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि दोनों को भी सैलरी पेएबल है, तो फिर हम एक दोनों का कॉमन सैलरी अकाउंट रख सकते थे, जिसको कह सकते थे पार्टनर सैलरी अकाउंट, और उसको डेबिट कर देते थे। पर हम यहाँ केवल वाई को सैलरी पेएबल है, तो हम इस अकाउंट को कहेंगे वाई सैलरी अकाउंट। और वाई सैलरी बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म, और हमारा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो पहले हम वाई सैलरी अकाउंट पर डेबिट कर देंगे 60,000, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर। वाई सैलरी अकाउंट 60,000। अब
वाई को भी जो सैलरी पेबल है वो फर्म वाई के हाथ में कैश नहीं दे देगी, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि फर्म की तरफ से जो भी चीजें इनकम के रूप में पार्टनर को पे की जाती है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दी जाती है। अब इससे भी वाई के कैपिटल में ऐड करना होगा। वाई के कैपिटल में 60,000 को ऐड करेंगे तो वाई का कैपिटल इंक्रीज होगा। और मैं पहले बता चुका हूँ कि कैपिटल अकाउंट का रूल है, इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट होता है। वाई का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फिर एक तरफ वाई सैलरी अकाउंट को हमने 60,000 से डेबिट किया और दूसरी तरफ जब ये 60,000 को वाई के सैलरी कैपिटल में ऐड करेंगे, एक तरफ हमने वाई सैलरी अकाउंट को डेबिट किया 60,000 से, ठीक है। अब ये 60,000 जब वाई के कैपिटल में ऐड करेंगे तो क्योंकि वाई का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वाई सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 60,000। ये वाई को सैलरी पे करने की इनिशियल एंट्री, इसका नरेशन होगा बीइंग वाई सैलरी credited to his capital account. Wise salary account with 60,000 to wise capital account 60,000. Being wise salary credited to his capital account. अब इसके ये भी इनिशियल एंट्री है, इसकी भी एक क्लोजिंग एंट्री होगी क्योंकि ये वाइस सैलरी अकाउंट में जो 60,000 आपने डेबिट किया, ये वाइस सैलरी अकाउंट में नॉमिनल नेचर का अकाउंट, एक्सपेंडिचर का अकाउंट। इस अकाउंट में यदि आपने 60,000 डेबिट किया तो ये अकाउंट 60,000 का डेबिट बैलेंस बता रहा है कि शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000, ये भी इस अकाउंट में रखा नहीं जा सकता। एट द एंड ऑफ ईयर इस वाइस सैलरी अकाउंट को भी क्लोज करना होगा, इसका बैलेंस जीरो करना होगा और इस 60,000 को कहीं और ट्रांसफर करना होगा। तो ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा? अब देखिए 60,000 जो वाई को सैलरी दिया जा रहा है ये भी फर्म के नेट प्रॉफिट में से दिया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो उस अकाउंट में भी ये डेबिट ही होगा क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, ये किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो डेबिट ही होगा। हमारा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब यदि इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वहां डेबिट करना है, तो अब पहले तो इसे वाइस सैलरी अकाउंट में डेबिट किया गया है इस इनिशियल एंट्री में, यहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा। यानी आप वाइस सैलरी अकाउंट में पहले डेबिटेड है तो आप वाइस सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको डेबिट कर पाएंगे। तो यदि इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट करते हैं तो फिर वाइस सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देना होगा ताकि ये पहले वहां डेबिटेड है तो वहां से रिवर्स हो जाए। तो फिर एंट्री कैसे हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू वाइस सैलरी अकाउंट 60,000। चलिए वो भी एंट्री में हम लिखते हैं। देखिए एंट्री कैसी हुई?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू वाई सैलरी अकाउंट 60,000. Profit and loss appropriation account with 60,000 to Y salary account 60,000. Being Y salary transferred to profit and loss appropriation account. देखिए अब एग्रीमेंट के अनुसार एक्स और वाई दोनों को जो उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहिए था उसकी भी इनिशियल एंट्री क्लोजिंग एंट्री हो गई. वाई को जो सैलरी देना था उसकी भी इनिशियल और क्लोजिंग एंट्री हो गई. अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है मतलब जो कुल नेट प्रॉफिट था 1,20,000 उसमें से दोनों पार्टनर को 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद और वाई को 60,000 सैलरी पे करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी एक्स और वाई को कम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. अब उसकी भी एंट्री होगी. वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री होगी. पहले हमें ये देखना होगा कि प्रॉफिट बचा कितना है. देखिए कुल नेट प्रॉफिट 1,20,000 इसमें से दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में टोटल 35,000 पे कर दिया गया और इस वाई को सैलरी के रूप में 60,000 पे कर दिया गया. तो 35,000 प्लस 60,000 95,000 का प्रॉफिट तो ऐसा समझ लीजिए कि खर्च हो गया. तो कुल 1,20,000 का प्रॉफिट था उसमें से 95,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे करने में खर्च हो गया. अब बचा कितना 25,000 का प्रॉफिट अभी बचा. ये 25,000 का प्रॉफिट भी हम एक्स और वाई को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब यहाँ पे एग्रीमेंट के अनुसार मान दिया है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. तो 3:2 के रेशियो में ये प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. अब 3:2 का मतलब क्या है. देखिए 3 + 2 5. इसका मतलब ये होता है कि फर्म का ये जो बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट है इसके 5 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे और इसमें से 3 पार्ट्स एक्स को और 2 पार्ट्स वाई को दिए जाएंगे. 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए इस बचे हुए 25,000 के प्रॉफिट को 5 से डिवाइड करना होगा. ठीक है. और फिर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने का है एक पार्ट का अमाउंट कितना है वो आएगा और 3 पार्ट्स आपको एक्स को देना है तो फिर उसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा. तब एक्स को कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो आएगा और वाई को कितना शेयर मिलना चाहिए उसके लिए उसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि इस 25,000 के प्रॉफिट यदि हम 3/5 से मल्टीपल करेंगे तो एक्स को कितना शेयर मिलेगा वो आ जाएगा. 2/5 से मल्टीपल करते हैं तो वाई को कितना शेयर मिलेगा वो आ जाएगा. ठीक है कि 3:2 के रेशियो में इसे शेयर करना है तो इसका मतलब 3 + 2 5 3/5 2/5. एक्स को मिलेगा 3/5 और वाई को मिलेगा 2/5. तो पहले देख लेते हैं कि एक्स को कितना मिलेगा. 25,000 का 3/5 मिलेगा. 25,000 × 3/5 यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आएगा. 25,000 × 3/5 इट विल बी 15,000. तो एक्स को 15,000 मिलेगा 25,000 के बचे प्रॉफिट से और वाई को मिलेगा 2/5. 25,000 का 2/5 यानी उसको 10,000 मिलेगा. यदि आप कैलकुलेट कीजिए 25,000 × 2/5 वो आएगा 10,000. तो वाई को 10,000 मिलेगा. एक्स को 15,000 वाई को 10,000. अब ये जो प्रॉफिट बचा इसमें जो शेयर एक्स और वाई को दिया जा रहा है वो भी एक्स और वाई के हाथों में ऐसा कैश नहीं रख दिया जाएगा. वो भी उनके कैपिटल में ऐड किया जाएगा. मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्म की तरफ से प्रॉफिट के रूप में जो भी अमाउंट पार्टनर्स को पे किया जाता है वो उनके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है. अब ये अगर उनके कैपिटल में ऐड किया जाएगा तो आगे इनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा एक्स और वाई का. और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कैपिटल अकाउंट का रोल है इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं. अब 15,000 10,000 से फिर से एक्स और वाई का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. ये प्रॉफिट में जो शेयर विजुअल प्रॉफिट में उनको मिलने वाला है ये उनके कैपिटल में जब ऐड किया जाएगा तो उनका कैपिटल 15,000 और 10,000 से इंक्रीज होगा तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे. मतलब एक्स का कैपिटल अकाउंट 15,000 से क्रेडिट होगा वाई का कैपिटल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट होगा. और अब इसके अगेंस्ट में डेबिट क्या होगा. तो देखिए इसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा क्योंकि वो जो 1,20,000 का नेट प्रॉफिट आपने आरंभ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्रेडिट किया था. कल्पना कीजिए
उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्रेडिट किया था। और उसके बाद जब आपने दोनों पार्टनर को उनके कैपिटल पे 35,000 इंटरेस्ट दिया, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लोजिंग एंट्री में वो 35,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। और उसके बाद जो वाई को सैलरी दिया 60,000, उसकी क्लोजिंग एंट्री में अगेन आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को 60,000 से डेबिट कर दिया। पहले नेट प्रॉफिट 1,20,000 सबसे पहले एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट की। उसके बाद दो बार, एक बार 35,000 और दूसरी बार 60,000 वहां डेबिट कर दिए। इसका मतलब ये है कि 1,20,000 के नेट प्रॉफिट से आपने 30,000 और 65,000 खर्च कर दिया। तो अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो 25,000 का, वो अभी भी वहां क्रेडिटेड ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि पहले वो 1,20,000 क्रेडिट किया, उसके बाद 35,000 और 60,000 डेबिट किया, तो वह कुल अभी तक 95,000 डेबिट हुआ, जबकि पहले 1,20,000 नेट प्रॉफिट वहां क्रेडिट हुआ। 1,20,000 क्रेडिट हुआ, उसके बाद टोटल 95,000 डेबिट हुआ, तो अभी भी बचा हुआ 25,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिटेड है, जिसको हम बोले डिविजिबल प्रॉफिट। अब यदि वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यदि अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिटेड है, तो वहां से रिवर्स करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा और एक सर वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो उसकी एंट्री कैसी होगी, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit 25,000 to X capital account 15,000 to Y's capital account 10,000. Consideration being divisible profit distributed to partners in their agreed PSR। एग्रीमेंट का मतलब जिसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट करते समय जिस प्रॉफिट शेयर रेशियो पे वो एग्री हुए थे, जो उन्होंने एग्री किया था, एग्रीड PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो being divisible profit distributed to partners in their agreed PSR। अभी एंट्री कैसी हो गई, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 25,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 15,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 10,000। नरेशन बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर एग्रीड PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए एंटायर 1,20,000 के नेट प्रॉफिट का बंटवारा हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया। आपने उसमें से दोनों पार्टनर को 35,000 कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, वाई को 60,000 सैलरी पे कर दिया, और बचा हुआ 25,000 पे दोनों को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करके वो भी पे कर दिया। अब कोई नेट प्रॉफिट बचा नहीं उनके पास, सारा नेट प्रॉफिट समाप्त हो गया। पूरे नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी एप्रोप्रिएशन हो गया। हमें एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पूछे थे, सारी जर्नल एंट्रीज समाप्त हो गई। अब इसमें इसके आगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट भी पूछा गया है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा, ये जानने के लिए आपको अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा करना होगी। अगला लेक्चर अवश्य देखें। धन्यवाद।